नॉर्मली प्रिविलेज मोड में जाने की ज़रूरत एक प्रोग्राम की वजह से ही पड़ती है। अब आ जाते हैं कि आपके कंप्यूटर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ लगी हुई है जिसको आप हार्ड डिस्क कहते हैं, और कुछ मेमोरी है जो कि वॉलेटाइल है, कुछ नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के डिपेंडेंट होती है, और जिसको आप रैम कहते हैं। रैम का डेटा तभी रहेगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी होगी। और सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क आती हैं, उसमें सॉलिड स्टेट डिस्क आती हैं। इनका डेटा सॉर्ट ऑफ लाइक परमानेंट होता है। परमानेंट तो नहीं, आप उसको री राइट भी कर सकते हैं। फिर आपकी कैशेज होती हैं। तो ये एक पिक्चर है जो कि बता रही है कि जितनी मेमोरी छोटी नज़र आ रही है ना आपको यहाँ पे साइज में, उतनी इसकी स्पीड भी ज़्यादा है, कॉस्ट भी ज़्यादा है। रजिस्टर जो होते हैं सीपीयू के अंदर होते हैं, वेरी फास्ट, एक्सट्रीमली फास्ट होते हैं, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव होते हैं। कैशे रजिस्टर से थोड़ी सी बड़ी होती है, स्पीड उसकी रजिस्टर से कम होती है, उसकी कॉस्ट पर बाइट रजिस्टर से कम होती है। आपकी रैम आ जाती है, रैम का साइज इन दोनों से बड़ा होता है और उसकी कॉस्ट कदरे कम होती है पर बाइट। और जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं, प्राइस कम होती जाती है, स्पीड भी कम होती जाती है, स्पेस बढ़ती जाती है। हाँ, कॉस्ट, हाँ जी, कॉस्ट और स्पीड एक तरह से चलेगी और साइज उसका बढ़ता जाएगा। तो इसकी कैपेसिटी हार्ड डिस्क की बड़ी होती है, ऑप्टिकल डिस्क की उससे भी बड़ी होती है, मैग्नेटिक की उससे भी बड़ी होती है। इस पिक्चर का एक खास कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे, और वो कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब मैं कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ किसी वेरिएबल के ऊपर, वो इस जगह हो रही होती है, और देयर इज अ चांस कि वो वेरिएबल इस जगह पड़ा हो। और वो एग्जैक्ट मैं आपको बताता हूँ, जब वर्चुअल मेमोरी आप यूज करते हैं ना, तो आपके वेरिएबल इस जगह पे पड़े होते हैं। अब चूंकि आपके कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोग्राम्स एक वक्त में इन पैरेलल रन हो रहे हैं, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं, या कोई ऐसा शेयर डेटा पड़ा हुआ है जिसको मल्टीपल प्रोग्राम्स रीड कर रहे हैं। एक प्रोग्राम सीपीयू में था और उसने उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर दिया। दूसरा प्रोग्राम उसने उसी शेयर्ड वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश की यहाँ पे, तो उसको पुरानी वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक डेटा को कॉपी करने में बहुत लेटेंसी है, क्योंकि हर मेमोरी की स्पीड डिफरेंट है। रजिस्टर अगर एक काम 1 नैनो सेकंड में कर रहा है, कैशे 10 नैनो सेकंड में कर रही है, रैम 100 नैनो सेकंड में कर रही है, तो हार्ड डिस्क शायद 10,000 नैनो सेकंड में कर रही हो। तो इसकी वजह से कैशे कोहेरेंसी का प्रॉब्लम पड़ जाता है, जिसको हैंडल करने के लिए सेपरेट मैकेनिज्म्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना पड़ते हैं, ताकि ओल्ड वैल्यूज ना चली जाएं किसी प्रोग्राम के पास। और ये तभी होता है जब शेयर्ड डेटा की बात होती है। कैशेस का कॉन्टेक्स्ट हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए सिर्फ इतना ही है कि कैशेस वहाँ पे होती हैं और वो उस प्रोसेस को तेज करती हैं, सीपीयू और मेमोरी के ट्रांसफर को। लेकिन गुड न्यूज़ फॉर अस इज दैट वी डोंट नीड टू गो इनटू मोर डिटेल, बिकॉज कैशेस आर हैंडल्ड बाय द हार्डवेयर। तमाम एल्गोरिदम कैशे के हार्डवेयर में होते हैं, और वो बेसिकली आर्किटेक्चर का जब आप कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप उसको डिस्कस करेंगे। और ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे डीएमए एक कॉन्सेप्ट है। एक वक्त था जब डीएमए एग्जिस्ट नहीं करता था, तो किसी भी डिवाइस को जब मेमोरी में डेटा भेजना होता था, तो वो सीपीयू के थ्रू भेजा करती थी। आपको असेंबली लैंग्वेज में याद है लोड वर्ड, स्टोर वर्ड? तो लोड वर्ड कहाँ पे रन हो रही होती है? सीपीयू के अंदर। वो क्या कर रही होती है? मेमोरी से एक वर्ड को सीपीयू में लाती है। स्टोर वर्ड क्या कर रही होती है? सीपीयू से मेमोरी में भेज रही होती है। और डिवाइसेस के बारे में आपको शायद ना किसी ने बताया हो, लेकिन डिवाइसेस के एड्रेसेस भी मेमोरी के होते हैं। उसको मेमोरी मैप्ड आईओ कहते हैं। तो जब आप लोड वर्ड करेंगे और आपने किसी डिवाइस से बात करनी होगी, तो उस वक्त भी आप लोड वर्ड ही यूज करेंगे, लेकिन एक्चुअली मेमोरी से डेटा सीपीयू में नहीं आ रहा होगा, डिवाइस से आ रहा होगा। ठीक है? तो एक दफा आप लोड वर्ड करके ये करेंगे, फिर आप स्टोर वर्ड करके मेमोरी में डालेंगे। ये इतना स्लो प्रोसेस होता है कि ये प्रैक्टिकल ही नहीं है। उससे क्या हुआ कि एक प्रोविजन मिल गई कि अगर कोई दो डिवाइसेस आपस में डायरेक्टली भी बात करना चाहती हैं और सीपीयू को स्किप करना चाहती हैं, तो वो कर सकती है। लेकिन उसके लिए आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे डीएमए की चिप लगी होनी चाहिए, और सीपीयू के अंदर ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो परमिशन के बाद अलाउ कर दे कि उसको स्किप कर किया जा सकता है। तो ये जस्ट एक टेक्नोलॉजी है जो कि इसी तरह
फिर जब हमें लगा कि सीपीयूज कम है, एक सिंगल सीपीयू, क्योंकि एक सीपीयू पे जब स्विचिंग हुई बहुत सारे प्रोग्राम्स में तो बहुत तेज़ी से होती थी, तो उससे क्या होता था कि एक लिमिट आ गई कि अब इससे ज़्यादा प्रोग्राम्स में हम स्विचेज नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो गया। तो हमने एक हाउसिंग में मल्टीपल सीपीयूज लॉन्च किए और उसके क्या बेनिफिट्स हुए। एक तो इंक्रीज थ्रूपुट, जिसका मतलब ये है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में जितना काम आप पहले करते थे अब आप बहुत ज़्यादा कर सकते हैं। इकोनॉमी ऑफ स्केल हुई कि अगर एक कैशे एक कोर यूज करती थी तो एक कैशे अब वही कैशे 4 कोर यूज कर रही हैं, तो आपने हार्डवेयर की कॉस्ट को कम कर लिया। इंक्रीज रिलायबिलिटी, अगर आपकी 4 कोर्स हैं और एक कोर फेल हो जाती है या उसमें एरर आ जाती है तो बाकी 3 कोर्स अपना काम करती रहती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो ओवर द इयर्स इवॉल्व हुए हैं। एक दौर था कंप्यूटर के अंदर एक वक्त में एक प्रोग्राम लोड होता था और वो रन होता था और वो खत्म हो जाता था। तो फिर आपके पास क्या हुआ कि जब जब कंप्यूटर्स थोड़े छोटे होने शुरू हुए, मल्टीपल, उन्होंने कहा यार एक मेमोरी में एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स क्यों नहीं हम लोड कर सकते। तो उन्होंने मल्टीपल प्रोग्राम लोड करने शुरू किए, लेकिन होता यही था कि एक पहले एक प्रोग्राम चलता था, फिर सेकंड प्रोग्राम, फिर थर्ड प्रोग्राम, जब तक मतलब पूरे पूरे चलते थे। और उससे भी फिर जब हम आगे आए तो हमने टाइम शेयरिंग या मल्टीटास्किंग स्टार्ट की, कि जिसमें अब ये होता था कि अ, आप प्रोग्राम्स के अंदर स्विच कर सकते थे। कभी एक प्रोग्राम पे फिर थोड़ा सा करके फिर आप दूसरे प्रोग्राम पे चले गए, फिर थोड़ा सा करके आप तीसरे प्रोग्राम पे चले गए। और ये आपने इतनी तेजी से किया कि यूजर को लग रहा है कि ये सारे प्रोग्राम इन पैरेलल चल रहे हैं, जबकि वो इन पैरेलल नहीं चल रहे, वो इंस्टेंटेनियसली अलग अलग चल रहे हैं, सिक्वेंशियली चल रहे हैं। और इसी तरह ये मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का व्यू है, जिसमें एक मेमोरी है जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड हुआ हुआ है, जिसके अंदर सारे के सारे प्रोग्राम्स भी लोड हुए हुए हैं, और सबके सब रिसोर्स को शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेज को। आपको पता है कि बहुत साल तक, इवन 90s या लेट 90s तक, सिंगल कोर कंप्यूटर होते थे और ये पिक्चर होती थी और सारे के सारे मल्टीटास्किंग में मुनासिब चल रहे होते थे। फिर आपका आ जाता है राइट। सो ये पिक्चर और मल्टीटास्किंग सिर्फ उस वक्त पॉसिबल हुई है जब हमने ना हाथ खड़ा करने वाला मैकेनिज्म इंप्लीमेंट किया, जिसको इंटरप्ट्स कहते हैं। अगर इंटरप्ट्स ना होते तो ये सिस्टम बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था। पॉसिबल तो था, प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए हम कहते हैं कि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम, इट इज इंटरप्ट ड्रिवन, जिसमें सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स भी होते हैं, जिसमें हार्डवेयर इंटरप्ट्स भी होते हैं। जितनी एरर्स आती हैं एक्सेप्शंस टाइप की, वो इस तरह से हैंडल हो जाती हैं और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ता और वो आराम से अपने सारे काम करता रहता है। ठीक है। उसके अलावा हमने इन इन चीज़ों को मजीद हार्मनी इंक्रीज करने के लिए, ताकि लड़ाई बिल्कुल ना हो, हमने क्या किया कि हमने मोड्स इंट्रोड्यूस कर दिए। और मोड्स की एग्जांपल ऐसे है कि जैसे एन ब्लॉक के जो लोग हैं उनकी इम्पोर्टेंस हमसे ज़्यादा है, तो हम सारे वॉलंटरली कहते हैं कि हम यूज़र मोड में हैं सारे, और वो लोग जो हैं सारे वो हैं प्रिविलेज्ड मोड में, उनकी प्रायोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। ये हमने खुद तस्लीम किया। क्यों? ताकि अमन कायम रहे, पीसफुल हो, सब चीज़ें ठीक तरह चले। तो ऐसी इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से आ रही होती हैं, उनको, जो सीपीयू को मिल रही होती हैं, उनको हम प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन कहते हैं। और सीपीयू में फॉर एग्जांपल कोई पाइपलाइन चल रही थी, तो यूजर की पाइपलाइन को वो उधर ही रोक सकता है कि जी अब प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन आ गई है, अब आप सारे अपना काम छोड़ दें, अब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंस्ट्रक्शंस को जब तक पूरा पूरा रन नहीं कर देते हम आपको नहीं चलाएंगे। उसके फायदे डेफिनेटली, जितनी हैजर्ड्स होती हैं वो रिड्यूस हो जाती हैं। तो ये उसकी पिक्चर है। उसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नॉर्मली प्रिविलेज मोड में जाने की जरूरत एक प्रोग्राम की वजह से ही पड़ती है। जैसे आपका एक यूजर प्रोग्राम था जो चल रहा था और अचानक से आपके प्रोग्राम ने कहा कि यार मुझे स्क्रीन पे कोई चीज डिस्प्ले करनी है, तो स्क्रीन पे डिस्प्ले मैं तो नहीं कर सकता, वो तो कर्नल ने करना है या ओएस ने करना है। तो ओएस ने जब खुद चलना है तो उसने प्रिविलेज मोड में चलना है।
इसका मतलब है कि काम आपने किया, रिक्वेस्ट आपने की, लेकिन आपकी वजह से ओएस प्रिविलेज मोड में चला गया। जैसे मैं अभी अनब्लॉक फोन करता हूँ कि जी मुझे कोई कोई चीज चाहिए, तो वो लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो उनकी प्रायोरिटी ज्यादा है, वो लोग करेंगे ताकि मैं फैसिलिटेट हो जाऊँ। अब आ जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है फ्रॉम फीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वो ये है कि आपके प्रोग्राम्स को चलने में हेल्प कर रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है। दूसरा काम वो ये कर रहा है कि मेमोरी के अंदर जितने प्रोग्राम्स पड़े हैं उनको मैनेज कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। तीसरा काम जो वो कर रहा है, वो कर रहा है कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा पड़ा है वो अच्छे तरीके से, कभी आपने देखा है आपके फोन में आता है कि जी इसको डीफ्रैगमेंट करें अपने डेटा को ताकि उसकी एक्सेस स्पीड बढ़ जाए। वो बेसिकली जो आपके फोन की हार्ड डिस्क है, जिसको आप मतलब रोम भी कहते हैं लोग, तो उसके अंदर उसके डेटा को फ्रेगमेंट्स उसके ख़त्म करके और उसको मतलब उससे किसी तरह हम पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन भी, तो उससे उसकी स्पीड बेहतर हो जाती है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। तो मैस स्टोरेज में ये आ जाती हैं आपकी हार्ड डिस्क वगैरह। और ये टेबल वो पिरामिड का टेबल है, इसको आप खुद से देखिएगा। ये कैशे कोहेरेंसी का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया था। और फिर आईओ सब सिस्टम को हैंडल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जितने आईओ डिवाइसेस हैं। प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, जितनी फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम अपनी मेमोरी स्पेस को छोड़ के किसी और की मेमोरी स्पेस में जंप करने की कोशिश कर रहा है, तो एरर आ जानी चाहिए। अगर एक नेटवर्क पे कोई रिमोट कंप्यूटर आपके मेमोरी के एक्सेस करना चाहता है और ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन लेने के बाद उसको अलाउ करेगा। तो ये सारी सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती हैं। उसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और चीज़ आ जाती है कि जैसे एन ब्लॉक के अंदर आप जाते हैं तो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए एक रजिस्टर बनाए हुए हैं। अगर आपने कार स्टिकर लेना है तो उसका रजिस्टर बना हुआ है। हर चीज़ के रिकॉर्ड या एक्सेल की शीट्स बनी हुई हैं। तो उन सब वो सारी की सारी जितने उनके रिकॉर्ड्स हैं, उनके रजिस्टर्स और एक्सेल शीट्स, आप समझे कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में वो सारे डेटाबेसेस पड़े हैं। तो उन डेटाबेसेस को इम्प्रूव करने के लिए अच्छे डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करते हैं, ताकि जो भी मैनेजेरियल डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने वर्किंग के लिए रिट्रीव करना पड़ रहा है, वो जल्दी से जल्दी उसको मिल जाए। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट होती है, जो नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं। इसी तरह क्लाइंट सर्वर टाइप के कंप्यूटर जो डेडिकेटेड इसी के लिए यूज हो रहे होते हैं, जैसे वेब सर्वर्स वगैरह हैं। पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं, जिसमें ये नीचे लिखी हुई है, नैपस्टर, न्यूटेला, स्काइप, वॉइस ओवर आईपी, उनके लिए यूज होते हैं। इसी तरह वर्चुअलाइजेशन के कंप्यूटर्स हैं जो कि प्योरली वर्चुअलाइजेशन पे चल रहे होते हैं। जैसे आपके मैं पढ़ रहा था कि नेटफ्लिक्स जो है वो डॉकर्स यूज करता है। डॉकर्स एक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए यूज होती है, और उसके ऊपर आप किसी भी मतलब अंडरलाइंग आर्किटेक्चर जो भी हो, उसके ऊपर जो वर्चुअल मशीन है वो किसी भी टेक्नोलॉजी की आप चला सकते हैं। वो एक अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है जो कि जैसे मैंने आपको दिखाया था उस दिन, ओरेकल जो वर्चुअल बॉक्स मैं यूज करता हूँ, कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्चुअलाइजेशन स्पेसिफिक है, यानी कि उसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है जो वर्चुअलाइजेशन को ज्यादा सपोर्ट करे जा रहा है, आप उसको उसी तरह डिजाइन करें। ये बात हो रही है। और इसी तरह ये उसकी पिक्चर है। फिर आपका आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग है। इसी तरह रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स हैं। इन सब के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन होते हैं, वो उनकी कह लें कि सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं और सेपरेट उनका डिज़ाइन है बेस्ड ऑन दी कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट। ठीक है जी। सो दैट वाज इट फॉर टुडे।